आदाब आवाज द वॉइस के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका खुशामदीद है। टुडे आई फील रियली ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड टू होस्ट वन ऑफ द ग्रेट यंग साइंटिस्ट ऑफ आवर कंट्री। ये डॉक्टर परवेज हैं, जिन्होंने अपनी उड़ान एक छोटे से गांव से भरी थी और आईआईटी इनका सफ़र था और वो आज हमारे बीच मौजूद हैं। डॉक्टर परवेज, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच गवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें बुलाने के लिए। बिफोर स्टार्टिंग और पॉडकास्ट हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपका फील्ड जो है, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको ज़रा थोड़ा सा समझाएं कि व्हाट आर यू इनटू। जी बिल्कुल गवर साहब, मेरा जो ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में जो फील्ड है वो बायो इंजीनियरिंग है। जो मोस्टली मैं व्यूअर्स के लिए बताना चाहूँगा, जो कि मेरी नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं, कि हम बायोलॉजी के क्यूज लेके उनसे हम प्रेरित होकर हम इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट लगा के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्योंकि हम डिफरेंट विषय में उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी अगर कोई डिजीज़ है उसको ट्रीट करने के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं, या कोई और उसका एप्लीकेशन बन सकता है, बायोलॉजी ओरिएंटेड एप्लीकेशन कोई हो सकता है, तो उन चीज़ों के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें स्पेसिफिकली जो फील्ड है जिसमें मैं काम करता हूँ वो ट्रांसलेशनल साइंसेज है और रिजेनरेटिव मेडिसिन है जी, जहाँ पे हम डिफरेंट अगेन प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अगेन द क्यूज कम फ्रॉम द नेचर। हम डिफरेंट इसको हम पॉलीमर्स कहते हैं, पॉलीमर्स को यूज करते हैं जी, और उनसे कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, स्कैफोल्डिंग सिस्टम्स बनाते हैं, जो कि हम डिफरेंट एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल अगेन किसी डिजीज को ट्रीट करने, फॉर एग्जांपल हम हार्ट अटैक्स के लिए एक पैच बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हार्ट अटैक से जो पेशेंट्स जिनको डैमेज होता है उनके हार्ट में जी, उसको रिपेयर करने के लिए हम बनाते हैं, एक पैच बना रहे हैं। सिमिलरली और एक प्रोडक्ट जिस पे हम काम कर रहे हैं, वो जो डायबिटीज़ वाले जो लोग होते हैं, उनमें आपने अक्सर देखा होगा, उनमें जब घाव होता है जी, तो वो घाव इजीली वो हील नहीं होता है और वो इन्फेक्टेड भी रहता है। बिल्कुल। तो उससे क्या होता है कि ओवर द टाइम जब वो काफ़ी उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं इस तरह की, तो अल्टीमेटली उस बंदे की आपको टांग या जो भी है वो काटनी पड़ती है, एम्पुटेशन करना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही सैड सिचुएशन होती है। तो अभी हम उस पर कुछ काम कर रहे हैं, जिसके लिए हमने एक प्रोडक्ट बनाया है, जो कि हम उन डायबिटिक अल्सर पेशेंट्स को उस अल्सर पे लगा के उसको हम बहुत जल्दी हील कर सकते हैं, ताकि वो उस कंडीशन से बच पाए। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जो मेरी आगे हम जिन पे बात करें। ग्रेट। तो पॉडकास्ट शुरू करते हैं और आपकी ज़िंदगी के मुतालिक जानते हैं। ये चाइल्डहुड की स्टोरी ज़रा बताएं, फिर हम इसको बिल्ड अप करते हैं। मेरी पैदाइश हुई है जम्मू एंड कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कुपवारा, जो कि एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ के एक छोटा सा गांव है, पहले तो गांव था, तो तहसील और टाउन हो गया है, विलगाम नाम है उसका जी। और उसी विलगाम में एक छोटा सा गांव है शेखपुरा, जहाँ मेरी पैदाइश हुई थी। और इनिशियल जो मेरी स्कूलिंग है वो वहाँ का लोकल स्कूल था, लाइट हाउस पब्लिक स्कूल विलगाम, वहाँ से मैंने इनिशियल स्कूलिंग की है 10th तक। बचपन तो बेफिक्री में गुजरा, मस्ती की खूब सारी, खेल कूद था, क्रिकेट बहुत खेलता था मैं जब स्कूल में था, और फुटबॉल वगैरह का भी बहुत इंटरेस्ट था। डांट भी बहुत पड़ी होगी। डांट भी बहुत पड़ती थी क्योंकि मस्ती में, वही खेल कूद में इंसान जब मस्ती में चला जाता है तो फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो करनी होती हैं वो आपको याद नहीं रहती है। जैसे बहुत बार ऐसा होता था कि मुझे पहले से ही बताया जाता था कि आप स्कूल से जब आओगे तो आपको फलाना काम करना है, स्कूल से आने के बाद घर के काम में हेल्प करनी है। मैं आता था और बैग रख के, मुझे लगता है बिना खाए पिए कहीं पे कुछ मैच हो कुछ हो तो निकल जाता था, और फिर जब शाम होती थी तो शाम के टाइम याद आता था मुझे तो कुछ काम करने को कहा गया था। तो उन चीज़ों पे डांट तो बहुत पड़ी। पढ़ाई में मैं ठीक ठाक था, तो उसमें तो कभी कभार पढ़ी जाती थी, लेकिन हाँ, ज्यादातर शैतानी के लिए मुझे काफी डांट ये जो फ्लाइट आपने ली थी एक छोटे से गांव विलगाम के, एक छोटे से गांव शेखपुरा से आईआईटी तक, इसको आईआईटी में जाके लैंड करना था और आपने किया भी, कैसे पॉसिबल हुआ? और अब जब आप आईआईटीएन बन गए, अब एक माशाल्लाह एक साइंटिस्ट बन गए, तो क्या कुछ ख्याल आते हैं?
आई थिंक यादें तो बहुत जुड़ी हैं, क्योंकि इस सफ़र में वैसे इट्स रोलर कोस्टर राइड। हम्म। बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को भी मिली, बहुत सारी लर्निंग्स हुई। क्योंकि आप एक उस तरह के बैकग्राउंड से जो आप आते हैं जहाँ पे उतना एक्सपोजर नहीं हो चीज़ों का, तो आपका हर एक स्टेप आपके लिए एक लर्निंग बन जाती है, क्योंकि आप प्री एक्सपोज नहीं रहते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो आप हर एक कदम पे आप सीखते हैं। और आईआईटी जो था, आईआईटी कभी ड्रीम नहीं था। और इनफैक्ट जब मैं स्कूल में था, मैंने तो आईआईटी के बारे में कभी सुना भी नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। आईआईटी का नाम मैंने पहली बार सुना जब मैंने 10th की पढ़ाई ख़त्म की। तो मेरे घर वालों ने को लगा कि ये थोड़ा ब्रिलियंट बच्चा है, चलो इसको काबिल बच्चा है। हाँ, इसको शहर भेजते हैं पढ़ने के लिए। उस टाइम तो शहर कहते थे। तो मुझे श्रीनगर भेजा गया पढ़ाई के लिए। और वहाँ पे उस टाइम पे एक कल्चर था कि आप विंटर्स में जाके डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोफेसर्स थे, वहाँ पे जाके आप इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई किया करते थे। तो घर वालों ने बोला कि ब्रिलियंट है, शायद ये डॉक्टर बनेगा, तो चलो इसको साइंस की पढ़ाई कराते हैं। हालांकि मुझे कोई आइडिया नहीं था साइंस का, आर्ट्स का कोई आइडिया नहीं था। थोड़ा सा तो सोबर सा बच्चा था मैं जब स्कूल में। शरीफ तो मैं नहीं कहूँगा, हाँ सोबर था जी। तो फिर वहाँ जब पहुंचे तो वहाँ पे पहली बार जब बच्चों के साथ बैठा, मैं जो डिफरेंट इलाकों से आए थे, तो वहाँ पहली बार मैंने आईआईटी का नाम सुना था। आईआईटी ऐसी चीज़ है, लेकिन नॉट इन ए पॉजिटिव है कि डर के हिसाब से, कि आईआईटी का एग्ज़ाम बहुत हार्ड होता है, वहाँ जाना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो वो पहली याद है आईआईटी को लेके। और अब जब यहाँ आके आईआईटी में अभी बैठ के काम कर रहे हैं, तो लगता है कि हाँ, सफ़र तो बहुत काटा है और बहुत सारी चीज़ें तो की हैं। लेकिन हाँ, एक्सपोजर रहता तो मैं भी शायद बहुत पहले भी यहाँ अच्छा, ये साइंस से मोहब्बत कब हुई जिसने आईआईटी पहुंचा दिया? मोहब्बत तो आप कहेंगे कि सीखने के बाद हुई, लेकिन हाँ, इनिशियली ख्याल तो आया था, क्योंकि मैं जिस घर में पैदा हुआ तो मेरे वालिद साहब अपने ज़माने के फर्स्ट वन ऑफ द मैट्रिकुलेट्स थे उस एरिया के। तो पढ़ाई लिखाई का माहौल तो ऑलरेडी घर में था और साइंस की बातें भी होती थी। लेकिन हाँ, जब आप फिर श्रीनगर आया, वहाँ पे पहली बार सब्जेक्ट्स लिए, फिज़िक्स के बारे में पढ़ा। और इनफैक्ट जब मैं अपना 10th कंप्लीट कर रहा था, तो उस टाइम पे वो लाइट हाउस में जब मैं पढ़ रहा था, उस टाइम पे एक टीचर आए, वो एकदम फ्रेश थे, वो यंग, मुझे उनका अभी नाम याद नहीं आ रहा, तो वो बिल्कुल फ्रेश साइंस ग्रेजुएट थे। तो वो साइंस पढ़ाने के लिए आए। तो जिस तरह से उन्होंने साइंस को पढ़ाया, तो दैट वाज मे बी एन इनिशियल, आप कहेंगे अगर आप वो समझना चाह रहे हैं, तो इनिशियल वो मशाल थी जहाँ से साइंस के बारे में थोड़ा सा आइडिया हुआ। और फिर जैसे मैंने कहा कि जैसे ही सफ़र चलता रहा, तो हर एक कदम के साथ सीखते गए और मे बी और अपने आप को और एक्सप्लोर करते गए कि क्या चीज़ें और अच्छी लगती हैं। फिर मेडिकल की तैयारी की, कुछ साल वो किया, फिर लगा कि शायद इसमें कुछ हो नहीं रहा है, चलो कुछ और आगे कर दें। तो वो एक सफ़र ही चलता रहा जिसके हिसाब से यहाँ। अच्छा, what were the biggest learnings, growing up in a small town और फिर जाके आईआईटी दिल्ली में काम करना? लेसन्स तो बहुत सारी हैं। आई थिंक एक स्मॉल टाउन से आने के बहुत फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदा ये होता है कि बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर अनएक्सप्लोर्ड, तो आप एक नोशन बन के नहीं चलते हैं आगे लाइफ में। तो आप एक्सप्लोर बहुत कर सकते हैं। तो वो मैं कहूँगा कि मे बी बहुत सारे लोग जो मे बी इस पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे, जो कि रूरल एरियाज से हैं या जो फार-फ्लंग एरियाज से हैं या मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, कि लॉट ऑफ टाइम्स उनको लगता है कि एक हर्डल है। बट मे बी कभी-कभी वो बहुत सारी चीज़ें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती हैं। अगर आपको बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोजर नहीं है, तो आप एक्सप्लोर बहुत चीज़ें कर सकते हैं। ट्रू। तो वो एक लर्निंग थी जो कि उस बैकग्राउंड से आने के बाद। और फिर जब आगे जब आए कि आईआईटी में आए, जैसे इससे पहले मास्टर्स के बाद में आईआईटी कानपुर चला गया, वहाँ पे मेरी पीएचडी हुई।
मैं करीब 6 साल वहाँ पे था। जी। तो फिर वहाँ एक अलग लर्निंग हुई, क्योंकि एक डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं और डिफरेंट इलाकों से लोग आते हैं, कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स से लोग आते हैं। तो यू गेट ए ओवरऑल सेंस कि क्या हो रहा है कंट्री में। लोग जब डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं तो किस तरह की पढ़ाई उनकी होती है, किस तरह की चीज़ें वो सीख के आते हैं। तो वो एक सेकंड स्टेज ऑफ लर्निंग में भी उसको आप कहेंगे कि वहाँ पे कुछ और चीज़ें अब सीखने को मिली। और अब यहाँ आके तो ये है कि एक आईआईटी में पहुँच के अब लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है ज़्यादा, क्योंकि मे बी एक्सपेक्टेडली और अनएक्सपेक्टेडली बहुत सारे लोग आपको देखते हैं, मे बी आपको फॉलो भी शायद बहुत लोग करते हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल। शायद जानते हैं नहीं जानते हैं। तो आपको आपके ऊपर एक जिम्मेदारी, हाँ, एक यू बिकम रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंस्पिरेशन टू सो मैनी। हाँ तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि अगर आप कहीं पे हैं तो आप वैसी चीज़ें करें जिससे और लोग इंस्पायर करें, कि वो आके बढ़े, लाइफ में अच्छी चीज़ें करें। नॉट ऑन दिस फील्ड बट जिसमें भी, जिस भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं, कि वो एक्सेल करें, अच्छा करें। तो आने वाले जो 10-20 साल हैं अपनी कंट्री इंडिया के लिए, तो क्या लगता है आपको कि जो ये जो आईआईटीज में रिसर्च होती हैं, तो वो कितना इम्पैक्ट करेंगे हमारे फ्यूचर पे और कितना इम्पैक्टफुल रहेंगे? आई थिंक अभी जिस जंक्चर पे एज ए कंट्री में कहूँगा हम हैं, इट्स वेरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्चर है, क्योंकि जिस तरह के एफर्ट्स में भी लास्ट कुछ इयर्स में हुआ है इनोवेशन को लेके, ऐसा नहीं था, पहले भी इनोवेशंस फोकस था और इनोवेशंस होती भी थी, जी। लेकिन जिस तरह का उसको अपलिफ्टमेंट मिला है, आई थिंक नाउ इट हैज़ बिकम मोर इम्पोर्टेंट कि हम जो चीज़ें करें वो हम बहुत ही अच्छे तरीके से करें। नॉट ओनली कि हम भारतीय कंट्रीज को, या जो जो भी डिफरेंट कंट्रीज हैं जो साइंस में अच्छा कर रही हैं, हम उनको देख के ये करें कि वो क्या कर रहे हैं, हम उसी को जैसे एक नए आकार में पेश करके उसको करें। नॉट ओनली दैट, आई थिंक वी मस्ट डू न्यू साइंस, नए तरीके से चीज़ें सोचने का हमें वो होना चाहिए कि जो भी हम साइंस करें, नई चीज़ें करें, अलग तरीके से करें। नॉट टेकिंग अ नोशन कि साइंस यूएस में अगर इस तरह से हो रहा है, या यूके में हो रहा है, या डिफरेंट कंट्रीज, जापान में, जर्मनी में अगर इस तरह की साइंस हो रही है तो हमें भी वही करनी चाहिए। जी। आई थिंक हमारे प्रॉब्लम्स अलग हैं, हमारी नीड्स अलग हैं, तो उनको भी हमें फोकस में रख के करना पड़ेगा। और नॉट ओनली आईआईटीज में तो कहूँगा, आईआईटी के अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं कंट्री में जो कि बहुत अच्छा कर रही हैं साइंस में, और अच्छा कर रही थी बहुत टाइम से। मे बी अब विजिबिलिटी थोड़ी और आ गई है, और विजिबिलिटी और लाने की ज़रूरत है, और ब्राइटर माइंड उसको और मे बी चांस देने की ज़रूरत है कि वो आके इन सारी जगहों पे काम करें और अच्छा करें। और आई थिंक नेक्स्ट 10-20 ईयर्स बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है साइंस के लिए इंडिया में, और आईआईटीज हों या आईसर्स हों या बाकी जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, और इवन की जो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको भी मुझे लगता है अब अच्छा मौका मिल रहा है कि वो साइंस में अच्छा करें। यू मेंशन यूएस, आप यूएस भी गए थे, तो वहाँ का क्या एक्सपीरियंस रहा? व्हाट वाज दिस ऑल अबाउट? आई थिंक यूएस एक डिफरेंट वर्ल्ड है, और अपने आप में एक अलग ही दुनिया है वो, जो कि वहाँ जाके आपको एक्सपीरियंस जब करने को मिलता है तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सबसे अच्छी चीज़ जो यूएस की है, तो ओवरऑल जो मैं कहूँगा, जो मल्टीकल्चरलिज्म है वहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ के डिफरेंट कंट्रीज से लोग आके जब किसी एक आइडिया पे ब्रेनस्टॉर्म करके काम करके उसको करते हैं, सो दैट ब्रिंग्स इट टू अ नेक्स्ट लेवल, जो कि एक मे बी अभी इंडिया में शायद हम उतना वो कर नहीं पा रहे हैं। तो वो एक चीज़ है। दूसरा है कि उनका जो काम करने का तरीका है, मे बी वो हमसे थोड़ा डिफरेंट है। तो उनके जो गोल्स हैं, उनके जो आप कहेंगे जो वे ऑफ थिंकिंग है, वे ऑफ डूइंग थिंग्स, वो ये है कि वो बहुत सटीक है, वो बिल्कुल इधर उधर वो नहीं है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो कोई काम जब करते हैं, या फॉर एग्जांपल रिसर्च से मतलब अगर कोई चीज़ करनी है तो उसको ब्रेनस्टॉर्म बहुत करते हैं। कि उनका मानना है कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, अगर आप उसको लिख लें और
अगर आप उसको समझ लें तो 50% आपका काम हो गया बाय जस्ट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। और फिर बाकी 50% वो चाहते हैं कि हम अपने एफर्ट्स लगाएं उस चीज़ को करने के लिए। तो वो एक डिफरेंट वे ऑफ डूइंग साइंस है जो कि शायद अभी हम उतना नहीं कर पा रहे। और एक चीज़ जो है, जो उनके रिसोर्सेज हैं डेफिनेटली वो हमारे लिए वो तो मैच अभी नहीं कर पा रहे, बट आई थिंक विद रिसेंट एफर्ट्स जो कि फॉर एग्जांपल इंडिया में जो ANRF का जो अभी इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, एंड with lot of enthusiasm in science, और इस तरह का उसमें बजट आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, आई थिंक दैट में डेफिनेटली अपलिफ्ट जो कि एक इशू रहा है कि हम अपनी साइंस को एक नेक्स्ट लेवल तक शायद नहीं ले जा पा रहे हैं, बिकॉज बजट और पैसा ये हमेशा एक कांस्टेंट रहता है। तो वो एक और चीज़ है जिसमें वो हमसे शायद आगे हैं, बट अदर देन दैट आई थिंक साइंस आइडियाज और एफर्ट्स और हार्ड वर्क, उसमें मुझे नहीं लगता हमें कोई कमी है। इनफैक्ट यहाँ से जो लोग जाते हैं वो वहाँ जाके इसीलिए शायद अच्छा करते हैं क्योंकि उनको बेटर रिसोर्सेज मिलती हैं, बेटर फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और बेटर एक इकोसिस्टम मिलता है जो कि मे बी हमें यहाँ इस्टेब्लिश करने। तो कितना टाइम लगता है एक आइडिया को रियल वर्ल्ड तक पहुंचाने में, एक आइडिया लैब का सफर फिर रियल वर्ल्ड में यूजफुल बनाना? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक साइंस के हिसाब से इसको समझना एक लेमैन के लिए, क्योंकि बहुत बार मैं जब जाता हूँ, चाहे घर जाता हूँ या कहीं भी आप जाते हैं, सफ़र में होते हैं, तो आप लोगों से बात करते हैं, तो ये एक सवाल हमेशा आता है कि आप जो साइंस कर रहे हैं वो हम मार्केट में कब देखेंगे। तो मैं आई डोंट वांट टू डिसहार्टन पीपल कि जी ये होते जस्ट चलता ही रहता है, ऐसा भी नहीं है। बट ये साइंस खासकर इनोवेशंस को प्रोडक्ट लाने में उसका एक पाइपलाइन है, जैसे वो ओवरनाइट नहीं हो सकता। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है समझना कि हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मोस्टली अगर हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, अल्टीमेट जो आपका कंज्यूमर है, यूज है, वो एक इंसान है या एनिमल्स हैं, उनके लिए आप बनाते हैं, या ह्यूमन बीइंग है, लिविंग बीइंग है। तो अगर आप किसी चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम आप 100 टाइम श्योर होना चाहते हैं कि ये उस इंसान को कोई नुकसान ना पहुंचाए, तो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर वो ठीक कर रहा है, लेकिन एट द सेम ये कोई नुकसान भी नहीं है, कोई साइड इफेक्ट उतने नहीं होने चाहिए। तो इसलिए उसको टाइम लगता है उस चीज़ को प्रूव करने में। फॉर एग्जाम्पल कोई आइडिया आपके पास जब आता है इनिशियली, तो आप उसको पहले ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कि ये आइडिया वर्थ परस्यूइंग है कि नहीं, क्योंकि आप उसमें एफर्ट्स लगाएंगे, टाइम लगाएंगे, लोग अपना पैसा लगाएंगे, सरकार भी अपना पैसा लगाएंगी, तो वो फाइनली कुछ बनना चाहिए। तो वो आइडिया जब आपका एस्टैब्लिश होता है, चलिए ये एक चीज़ है जो करने की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, उसके बाद उसका आप एक प्रोटोटाइप बनाते हैं। प्रोटोटाइप इन द सेंस होता है आप इनिशियल कुछ फॉर एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो प्रूव कि ये चीज़ काम करेगी या नहीं, क्योंकि थ्योरेटिकली किसी चीज़ के बारे में सोचना और फिर प्रैक्टिकली उसको दिखाना, ये एक दो अलग अलग चीजें हैं। ट्रू, वेरी ट्रू। तो पहली चीज है कि आप उसको एक प्रोटोटाइप बना के प्रैक्टिकली उसको दिखाएं कि ये चीज हो रही है कि नहीं हो रही। तो एक बार अगर वो एस्टैब्लिश हो गया, फिर एक वो पाइपलाइन आ जाती है कि आप फॉर एग्जांपल अगर बायोलॉजी में कर रहे हैं, आप पहले उसको लैब, जिसको कहते हैं बेंच पे आप करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं कि जो आपने चीज बनाई है प्रोडक्ट वो सही है गलत है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आप उसको टेस्ट करते हैं डिफरेंट अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके। फिर आप उसको थोड़ा और एक ऊपर लेवल ले जाते हैं, आप सेल्स ले लेते हैं, उन सेल्स के साथ देखते हैं वो कैसे इंटरेक्ट करती है। एक बार वो अगर कामयाबी से आपने कर लिया है, इफ इट वर्क्स आउट कि वो सेल्स के साथ नाइसली काम कर रही है, एक फंक्शन दिखा रही है जिसका आपका इंटेंडेड यूज है, फिर आप नेक्स्ट लेवल होता है आप उसको एनिमल्स में ले जाते हैं, जैसे स्मॉल एनिमल्स है, रैट्स है, और उसमें आप उसको टेस्ट करते हैं। सो इफ इट वर्क्स आउट देयर, देन यू गो टू हायर एनिमल्स, आप एक बड़ा सा एनिमल लेते हैं, बड़ा इन द सेंस जो कि मे बी ह्यूमन बीइंग उसको मोर मैच करता है, उसमें उसको टेस्ट करते हैं। एक बार वो अगर हो गया देन कम्स नेक्स्ट, इसको हम रेगुलेटरी कहते हैं कि अब आपको एक आपने दिखा दिया कि कोई चीज आपने बनाई है, वो काम कर रहा है, बट लेकिन अब उसको अगर आपको ह्यूमंस में उसको पहले टेस्ट करना है, तो उसके एक बात आता है, इसको रेगुलेटरी अफेयर्स कहते हैं।
कि आपको सरकार को बताना पड़ेगा कि आपने जो काम किया है वो वाकई में काम कर रहा है। तो उसमें क्या होता है कि आपने जो काम किया है उसको एक थर्ड पार्टी वैलिडेशन होती है, अप्रूवल मिलता है। अप्रूव, जैसे आपने जो किया है तो वो एक किसी और बंदे को फॉर एग्जांपल दे देते हैं जो कि आपसे रिलेटेड ना हो, जो कि इंडिपेंडेंटली उस आइडिया उस चीज को प्रूव करे कि हाँ इन्होंने जो किया है दैट इज ट्रू एंड इट्स वर्किंग आउट। ये ही बड़ा प्रोसेस होता है। तो अगर वो सक्सेसफुल हो गया देन उसके बाद आप उसको ट्रायल कर सकते हैं। तो पहले जो उसको FIP कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, या ट्रांसलेशनल मेडिसिन इसको कहते हैं फर्स्ट इन मैन या फर्स्ट इन पर्सन, जो कि हम एक छोटे से एक कोहार्ट लेके फॉर एग्जांपल 10-20 लोगों पे टेस्ट करते हैं इसको। मोस्टली पहले तो हम नॉर्मल इंडिविजुअल जो कि बीमार इंसान न हो उस पर टेस्ट करते हैं कि कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं है, कुछ नहीं है। ये मैं भी शायद मैं बताना ही भूल गया कि एनिमल्स में जब आप वो टेस्ट करते हैं तो ये सब चीजें उसमें भी आप करते हैं, आप टॉक्सिसिटी देखते हैं, सब चीजें देखते हैं कि कोई उसमें नुकसान तो नहीं है। तो वो आप इंसान में करते हैं, ह्यूमंस में करते हैं। इफ इट बिकम सक्सेसफुल, फिर वो सेकंड जिसको कहते हैं क्लिनिकल फेज 1 ट्रायल, क्लिनिकल फेज 2 ट्रायल एंड क्लिनिकल फेज 3 ट्रायल। तो 3 ट्रायल्स होते हैं। बट एक बार अगर फेज 1 या फेज 2 में चला गया देन इट कैन कम टू आप क्लिनिक्स में इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मार्केट में उसको बेचना है तो फेज 3 ट्रायल में पास ये सब काम होता है साइंसदान का। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। तो अगर सब चीजें सही सही चलती रहे तो आपको 10-15 साल तो कहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे लोग उसमें एफर्ट्स डालते हैं। बट साइंस की एक खूबी ये है कि एक लेडर की तरह है, आप समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक इंसान अकेले ही कर सकता है। अगर वो अकेले करें तो उसको तो 100 साल लग जाएंगे। सो वी बिल्ड अपॉन द पीयर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी एरिया में अगर काम करें तो उसमें बहुत सारे और लोग भी काम करें। ट्रू, वेरी ट्रू। तो आप उनसे वो लेसन्स लेके अगर किसी कोई चीज उनके फुटप्रिंट्स को आप वो फॉलो करते हैं कि उन्होंने जो चीजें की हैं उनको क्या मिला है, तो यू डोंट रिपीट दोज थिंग्स। तो बहुत सारी चीजें आप उस प्रोसेस में निकाल देते हैं विच कैन मे बी, क्योंकि आपका टाइम लाइन है उसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। बट यही है 5-10 ईयर्स तो एटलीस्ट आपको एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को लाने। मे बी अगर कोई और फील्ड होगा वहां से अगर कोई चीज होगा तो मे बी इट मे बी फास्टर, बट कोई बायो रिलेटेड जो प्रोडक्ट है आपको मार्केट में लाना है तो इतना टाइम तो मुझे लगता है लगेगा। Any failure or setback that taught you more than success? I think failures teach you more than success. Success is a one-day affair. Failure is an everyday affair. You see. अब जब फेल होते हैं तो इसलिए मैं कहता हूँ फेलियर से तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि फेलियर एक प्रोसेस है ना। आप जब उस प्रोसेस को आप करते हैं तो आप वो चीज़ों को निकाल देना चाहते हैं। फिर लाइफ में आप जब चलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी आदतें लग जाती हैं तो आप उसको फिल्टर आउट करते हैं। अगर आपको कोई आदत लग गई तो आप चाहते हैं ये मेरी लाइफ से निकल जाए। तो भले ही आपको लगता है वो एक फेलियर है, बट दैट्स ए प्रोसेस, दैट्स ए वे कि वो चीज़ आपकी लाइफ से निकल जाएगी। साइंस में भी सेम ही है कि फेलियर्स आपको मुझे लगता है बहुत सिखाती हैं, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि आप जो चीज़ें कर रही हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है और उसको करने का सही तरीका कैसा है, तो वो आपको फेलियर्स से ही पता है। तो ऐसे बहुत सारे फेलियर्स हुए हैं। जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम जो करते हैं बहुत सारे किए हैं कि जिसमें बहुत टाइम लगा, मे बी सालों साल लगे, बट दैट those things didn't see the end of the tunnel. वो कहीं रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन हाँ उससे जो चीज़ें सीखी हैं डेफिनेटली वो फिर जो और काम हमने किए और चीज़ें की उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आई थिंक वो जो फेलियर्स थे उनने बहुत कुछ सिखाया। और मुझे लगता है अभी जिस लेवल पे हम जो चीज़ें हम कर रहे हैं स्टिल हम सीख रहे हैं, हर दिन सीखते हैं, तो उसमें इन फेलियर्स का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये जो AI है ये किस तरह से साइंटिफिक रिसर्च को चेंज कर रहा है, क्या लग रहा है आपको? आई थिंक AI के बारे में मैं तो AI से आई एम नॉट एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं आपकी रिसर्च में है कोई इसका रोल? हाँ है, डेफिनेटली है। बट AI एक ऐसी चीज है, AI आप उसको अगर मैं थोड़ा और मे बी सिंप्लीफाई करूँ उसको मशीन लर्निंग से जोड़ते हैं। मशीन लर्निंग
मे बी जो एआई से रिलेटेड लोग हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से आपको मे बी बता पाएंगे। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है इसी मशीन लर्निंग में क्या है कि आपके पास कोई चीज़ अगर डेटा है तो वो डेटा आप यूज़ करते हैं ट्रेन करने के लिए, जिसको मशीन लर्निंग कहते हैं, और एआई इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट। बेसिकली एआई जो है वो जो भी चीज़ें आपने की हैं उनसे सीख के आपको मे बी आपको एक बेटर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता है। तो साइंस से रिलेटेड फर्स्ट में बायोलॉजी के केस में मैं कहूँगा या बायो इंजीनियरिंग के केस में कहूँगा, डेफिनेटली एआई इज गोइंग टू बी देयर एंड एआई इज विल मेक अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन कमिंग ईयर्स। बट आई थिंक साइंस को वो रिप्लेस नहीं कर सकता, और एक्सपेरिमेंटल जो साइंस है उसको एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, बट हाँ असिस्ट उसको बहुत अच्छे से कर सकता है। फॉर एग्जांपल अभी आप फेलियर्स की बात कर रहे हैं, तो वो जो बहुत सारे फेलियर्स हैं जो कि हम बेंच पे करते हैं, मे बी इन कमिंग ईयर्स हम उनको बेंच पे उन फेलियर्स को शायद नहीं देखेंगे, क्योंकि हम एआई को यूज करके वो बहुत सारे जो फेलियर्स हैं उनको हम पहले निकाल देंगे, बिकॉज वो एक मशीन लर्निंग प्रोसेस से वो जो डेटा को देख के सीखेगा कि ओके किसी इंसान ने अगर ये चीजें की है या 10 इंसान ने कोई चीज अगर की है इसका रिजल्ट ये आया है, सो यू कैन प्रेडिक्ट दैट अगर आप इस डायरेक्शन में ये चीज करेंगे मे बी इट मे नॉट वर्क। सो इट कैन बी अ वेरी गुड टूल आई विल से, बट अगेन मुझे लगता है वो जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ह्यूमन एम्पैथी है, और जो जिस तरह से ह्यूमन एक पर्सन एक साइंस को लेके सोचता है, मे बी एआई आई डोंट नो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, बट राइट नो आई डोंट थिंक रिप्लेस तो नहीं करेगा। जो कि बहुत सारा लोगों को डाउट्स हैं, नोशंस भी बहुत सारे हैं कि मे बी एआई सब चीज़ खत्म कर देगा। जैसे बहुत साल पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि नैनो टेक्नोलॉजी, आई डोंट नो आपने वर्ड सुना? बिल्कुल बिल्कुल। नैनो साइंस, तो कुछ 10-20 साल पहले जब नैनो साइंस आया था तो एक वेव सी आई थी कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी नैनो, और नैनो सब कुछ कर देगा और सब कुछ खत्म कर देगा। बट डाउन द लाइन 20 years इट्स स्टिल देयर, नैनो साइंस अभी भी लोग कर रहे हैं, बट कुछ ऐसा नहीं हुआ कि उसने सब चीजें रिप्लेस की कि अब सब नैनो साइंस ही हो रहा है। जो चीजें हो रही थी, जो साइंस हो रहा है, वो अभी भी ऐसे ही हो रहा है और अच्छा हो रहा है। सेम इज विद एआई। सर एआई आएगा, एआई विल हेल्प डेफिनेटली बहुत सारी चीजों में। फॉर एग्जांपल मेडिकल डायग्नोसिस में एआई बहुत अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों को फिल्टर आउट कर सकता है और वो प्रिडिक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कैंसर के केसेस में जो कि है वो बहुत सारा डेटा जो कलेक्ट है हमारे पास, बहुत सारे सालों से हमने कलेक्ट किया है पेशेंट्स को देख के कि अगर किसी इंसान में कैंसर हुआ है तो उससे पहले उसके क्या सिम्टम्स थे, तो वो डॉक्यूमेंटेशन अगर आपके पास है तो एआई कैन रीड इट। हम ह्यूमनली उसको तो कर सकते हैं, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एआई उसको बहुत जल्दी रीड आउट करके वो आपको प्रेडिक्ट कर सकता है कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आया है, अगर उसमें इस तरह के सिम्टम्स हैं तो मे बी उसको इस तरह का कैंसर हो सकता है। सो आपको मे बी जब पेशेंट 5 साल 10 साल पहले वो आपको बताएगा कि इसको ये हो सकता है, तो दैट वे डायग्नोसिस कैन बी बेटर। सेम ट्रीटमेंट के हिसाब से फॉर एग्जांपल एक स्ट्रीमलाइन हो सकता है ट्रीटमेंट। तो अभी क्या है कि आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, डिफरेंट डॉक्टर्स के, तो हर एक डॉक्टर अपने हिसाब से आपके सिम्टम्स देखता है, तो अपनी एक वो। बट अगर एआई होगा तो मे बी वो यूनिफॉर्मिटी मोर आएगी, क्योंकि आप इनिशियल स्क्रीनिंग अगर एआई करेगा तो डिपेंडिंग अपॉन योर सिम्टम्स, अगर आप उसको टेस्ट डालेंगे तो आपको बताएगा ये चीज़ें इसमें हो सकती है। देन द डॉक्टर कैन मेक ए मोर कैलकुलेटेड मे बी एक वो अप्रोच ले सकता है कि हो सकता है इस पेशेंट में ये चीज़ है और इसको इस तरह से ट्रीट। ये जो आपकी दुनिया है काफी मतलब समय लगता है आपको एक एक्सपेरिमेंट करने में, यू नो टाइम कंज्यूमिंग है, यू नो डूइंग दिस ऑल, एंड व्हाट मोटिवेट्स यू टुडे? आई थिंक सी साइंस के लोगों से अगर आप पूछेंगे, फॉर एग्जांपल जो रिसर्च में है ना, एक टाइम के बाद आप कहते हैं कि ये रिसर्च एक नशा बन जाता है। अनलेस अनलेस यू कम टू लैब, यू डू समथिंग, आप कुछ करेंगे तो आप शायद रह नहीं पाते हैं, तो वो फिर आपको मोटिवेशन एक तरह से हो जाता है। बट द बिगेस्ट मोटिवेशन एट दिस स्टेज इज कि आप कहीं पे अगर हैं एंड अगर आप लोगों को हेल्प कर पाए, लोगों को इस डायरेक्शन में उनकी हेल्प कर पाए, अगर कोई
फॉर एग्जाम्पल साइंस में आना चाहता है या किसी इंस्टीट्यूट में आना चाहता है या किसी फील्ड में जाना चाहते हैं और आपके पास कैपेसिटी है, आई थिंक वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, आई थिंक कि आप आए, आप लोगों की हेल्प करें, या आप जिन चीज़ों पे काम कर रहे हैं कि कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं विद दिस थिंग इन माइंड कि कल को ये प्रोडक्ट जब मार्केट में आएगा या ये प्रोडक्ट जब क्लिनिक्स में जाएगा, इससे बहुत सारे पेशेंट्स की जान बच सकती है और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो सकता है। और ये भी कि आप वो चीज़ें बनाएं जो कि, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी कंट्री में बहुत ज़रूरी है, तो आप ऐसी चीज़ें बनाएं जो कि कल जाके हर कोई इंसान अफोर्ड भी कर सकता है। तो वो मुझे लगता है ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी जो मोटिवेट करती रहेंगी और कर रही हैं कि हम अच्छा करें, साइंस में और बेहतर करें और हर रोज़ आके करते रहें। रैपिड फायर के कुछ सवाल मैंने रखे हैं, उससे पहले मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा। व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू द स्टूडेंट्स बैक होम इंटरेस्टेड इन साइंस? आई थिंक जो भी स्टूडेंट्स हैं पर्टिकुलरली जो अपनी एकेडमिक्स की चाहे शुरुआत में है या इन द मिडल फेज हैं या जिन्होंने मे बी डिग्रीज हासिल की, आई थिंक अपने आप को किसी नोशन में अपने आप को न डाल के, फॉर एग्जांपल ये सोचना कि शायद मैं किसी बैकग्राउंड से हूँ या शायद मैं किसी फार फ्लंग एरिया से हूँ, कोई ऐसी जगह से हूँ, किसी एरिया से हूँ कि शायद मुझे मौका नहीं मिलेगा कुछ करने का या मैं कर नहीं पाऊंगा। आई थिंक वो नोशन बिल्कुल दिमाग में ना रखें। आई थिंक जो हार्डवर्क है उसका कोई तोड़ नहीं है। बिल्कुल। ये है कि जो सक्सेस मे बी आई डोंट नो हाउ एवरीबडी मे हैव ए डिफरेंट डेफिनेशन फॉर सक्सेस, आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे, बट मैं ये कहूँगा अगर आप ये सक्सेस को लेके ये है कि अगर आप को आज नहीं मिलती है, आप सोचेंगे कि अभी नहीं मिली तो शायद कभी नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं भी एक ऐसा एग्जाम्पल है कि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में की जो कि नहीं हुई, बट डजंट मीन कि यू स्टॉप, रुकना कहीं नहीं है, ठीक है, और यू हैव टू कीप मूविंग। वो एक पता नहीं, आई डोंट नो, शायद मिर्ज़ा गालिब का है किसी का वो शेर है कि मंजिल मिल ही जाएगी घर से निकल के तलाश कर, कुछ ऐसा है। तो भटके तो वो लोग हैं जो घर से निकले हैं। सॉरी, वो ऐसा है कि मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही। बिल्कुल। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो इसलिए घर से निकलना बहुत जरूरी है। अगर आप घर से निकलेंगे, आप कुछ करना चाहते हैं। वो किसी शायर ने ये भी कहा है ना कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। बिल्कुल परों को खोलना पड़ेगा, तो आपको निकलना पड़ेगा और आपको कोशिश करनी पड़ेगी। जो मुझे अब लगता है, जैसे मैंने जब अपनी पढ़ाई शुरू की तो, और जब मैं IIT कानपुर पहुंचा खासकर PhD करने के लिए, तो अप्रोचेबिलिटी एक बहुत ऐसी चीज़ थी जो मैं शायद नहीं कर पाता, जो कि मैं जो यंग ऑडियंस है उनको कहूँगा कि अप्रोचेबल बने, कि ऐसा न सोचे कि कोई प्रोफेसर है कहीं पे, कोई बड़ा कोई बंदा बैठा है तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा। आप कोशिश करो, मे बी लोगों को आप लिखो, ईमेल्स करो, या जो भी कॉन्टेक्ट्स हैं, आप जाके मिलना चाहते हो साइंस को लेकर, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी में किससे मिलना चाहते हो, यू विल ऑलवेज फाइंड पीपल हु आर रेडी टू हेल्प यू। लेकिन हाँ, आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, आपको लोगों को मिलना पड़ेगा और एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जितना आप एक्सप्लोर करेंगे, मुझे लगता है उतनी आप चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, उतना आप लाइफ के लेके जो आपका एक पर्सपेक्टिव वो डिफरेंटली चेंज होगा जी। और अलग अलग तरह के लोगों से मिले, अलग अलग विषय में जो लोग काम करते हैं, डिफरेंट, ऐसा नहीं है कि मैं साइंस का हूँ तो साइंस के बारे में ही, या साइंस के जो कुछ लोग हैं उनसे ही मिलो, बात कर रहे, जो भी लोग हैं जो डिफरेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं या कोई बिजनेस डिफरेंट डोमेन्स में है, उनसे आप बात करो। बिल्कुल। और डेफिनेटली यू विल फाइंड आउट वेज, और आप अच्छा करेंगे, सब अच्छा कर सकते हैं, और जस्ट ज़रूरत है कि आप हार्डवर्क करें और फोकस रहें और परसिवरेंस बहुत दिखाएं कि डिस्पाइट फेलियर्स आप
आप कोशिश करें कि हम करते रहें। Before concluding this, informative and candid conversation, मैं आपसे कुछ rapid fire questions पूछूंगा. Choose one: IIT Delhi, IIT Kanpur. IIT Kanpur with no second thoughts. Because that has been a place where actually I grew up. So when I entered in IIT Kanpur, I was just a kid, let's say. But when I left IIT Kanpur, I was, you say, man. So I grew up at that place. So, and a lot of. If not a scientist, what would you have been? If not a scientist, maybe my friends always tell me that you are good at motivating people. Maybe I may have been, and there's a lot of scope now for motivational speakers. So maybe I would have been maybe a motivational speaker, or I may have been a writer because I love reading, particularly Urdu, English literature, and I don't write now, but sometime before I loved that I will put down whatever things I think I will put down it on a paper. What do you love to do in your spare time? Right now, I think at this stage, because I'm a parent now and I don't get a lot of spare time. You're married, huh? I'm married and I have a little girl as well. Mashallah. So I don't get a lot of time. But whenever I get time, I love cooking. So that's something I have been doing since my घर से बाहर रहे हैं तो since my graduation days. But it was never hectic for me. In fact, I tried making different dishes, and in fact, when I was in US, I tried to make some like international cuisines as well. So that is something I always international chef. Yeah, for example, if I am frustrated and I feel down, so cooking is one thing that makes me. You hate the kitchen, right? Yeah, I will go in the kitchen and I will say, okay, maybe you guys go out, maybe I will cook something. One book or one paper or one person जिसने बहुत मुतासर किया आपकी थिंकिंग को. बुक्स तो बहुत सारी हैं, बिकॉज बुक्स का एक इन द कॉन्टेक्स्ट आप क्या उसमें सीखना चाहते हैं. लॉट ऑफ बुक्स, religious, non-religious, philosophical books. For example, Atomic Habits is one book. Maybe a lot of people like me, because I usually get lost in things. So for them, I think Atomic Habits is something you should definitely read, because that shows you how meticulously you can manage your time. That's maybe a book. A lot of people, Prophet Muhammad has been, and I've been a great admirer of Dr. Iqbal. His philosophy of life has deeply influenced, and I think it has a lot of influence on me, how I am today and how my friends and people around me see me. He has a lot of influence on me, particularly his thoughts about khudi and being how you can keep yourself going in adversity. I think that's something I've always got influence from Allama Iqbal. And paper, I think scientific papers always, you love reading if there is something new in the field. For example, the recent Nobel prizes and CRISPR, and some of these fields, they all definitely inspire you when you read them, that how people can take simpler things and do research on them for many, many years, maybe decades, and then come out with something so useful that they make a lot of help to human beings overall as a society. So, दिल्ली से कश्मीर तक और पूरे दुनिया में ये पॉडकास्ट देखा जाएगा. आपके परिवार में भी लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे. Any message to them? मैसेज टू फ्रेंड्स इज कि आप लोग थैंक यू सो मच. शायद हम दोस्तों को शायद उतना शुक्रिया नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स एक ऐसी दुनिया है कि जो कि बहुत ही इसको कहेंगे सेल्फलेस है. एक ऐसा रिश्ता है जो कि सेल्फलेस है, और वो लोग हैं जो कि आपको बहुत ही, जब आप नीचे होते हैं तो दे कीप यू पुशिंग अहेड. सो उनके लिए कि थैंक्स. और टीचर्स को राइट फ्रॉम, मुझे लगता है स्कूल से लेके, आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट टू हैव ग्रेट टीचर्स
ग्रेट मेंटर्स, जिनकी वजह से शायद जो भी आज मैं कर रहा हूँ एज एन इंडिविजुअल जो या एज ए कलेक्टिवली जो हम लोग कर रहे हैं, इट्स बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ टीचर्स मेंटर्स जो चाहे स्कूल में हो या फिर आप ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो या पीएचडी में हो, और अभी भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, कलीग्स हैं जो कि मेंटर करते हैं कि हाउ यू गो हैड अबाउट एवरीथिंग। आई थिंक उनके लिए डेफिनेटली थैंक यू। और स्टूडेंट्स के लिए अगेन जो यंग एस्पायरिंग रिसर्चर्स हैं या साइंटिस्ट्स हैं या एकेडमिशियंस हैं, उनके लिए यही है कि आप कोशिश करते रहिए। वर्ल्ड इज देयर फॉर यू। आई थिंक यू गो आउट एंड एक्सप्लोर। अगर आप स्पेसिफिकली घर की बात कहेंगे, जैसे कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जो कि ऑलवेज इन द न्यूज रहता है फॉर द रॉन्ग रीजन, बट आई थिंक there are a lot of positive things there as well. There are positive things in the country as well, all over the world. Get out of that noise and do things which make sense, जो कि अच्छी चीजें हैं उनको करिए और दुनिया को एक्सप्लोर कीजिए। I think there are a lot of things you can do. It's just matter of time of to step out और अपने उस जोन से निकलिए और एक्सप्लोर कीजिए दुनिया को। और न कि साइंस को सिर्फ साइंस को लेके, आई थिंक ऑल द सब्जेक्ट्स, और जिसमें भी आपको लगता है कि आप उसमें अच्छा कर सकते हैं, अगर आप उसमें बेस्ट हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको कोई नहीं रोक सकता। आप जस्ट यू आर गोइंग टू से किल इट wherever you are. इस इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट आवाज द वॉइस के स्पेशल में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने व्यूअर्स को बताएं कि हम एक और इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए आपसे किसी और गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। और इस पॉडकास्ट को अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो इसको शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच गौहर साहब, मुझे यहाँ बुलाने के लिए और आवाज़ की पूरी टीम को थैंक यू सो मच एक प्लेटफॉर्म देने के लिए जहाँ पे मैंने आपसे बात की। और बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपनी फैमिली का भी शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने सालों तक जो मुझे ग्रूम किया, और उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल एवरीबॉडी बैक होम। हाँ, हर एक कामयाब इंसान के पीछे वही लोग होते हैं जो हर बिल्कुल वक्त पुश करते हैं। बिल्कुल फैमिली ही नहीं है, जो बाकी मुझे लगता है जो नेबर्स हैं, जो सोसाइटी है, आई थिंक आई हैव बीन लकी दैट कि सब लोगों ने मुझे काफ़ी प्यार दिया, काफ़ी होप भी दी कि आप अच्छा कर सकते हैं। और मुझे लगता है उन सब का नतीजा है कि आज हम और आप यहाँ बैठ के इस इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट और इस एग्जैक्टली थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू।